गुड मॉर्निंग बच्चों। हम शिव हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो छूटा हुआ पाठ था उसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एडमिशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। और यदि आपको एडमिशन करवाना है तो ये 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबरों के ऊपर फ़ोन करके आप अपना एडमिशन कन्फर्म करवा सकते हो। स्कूल का नाम आपको पता है, होम शिव हिंदी विद्यालय है। और इस तरह का फॉर्म होगा। ये फॉर्म विद्यार्थी का नाम है, कौन सी कक्षा में पढ़ता था, पुरुष या महिला है, जाति कौन सी है, जन्म तारीख है, पिताजी का नाम है, पिताजी का काम है, माताजी का नाम है, माताजी का काम है, वर्तमान पता है, पिन कोड नंबर है, मोबाइल नंबर, ये सब भर के आप सेंड कर सकते हो। विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए नंबर दिए हैं, इनके ऊपर कॉल करना है। एडमिशन चार्ज वो 500 रुपये हैं। और विद्यालय में सभी कक्षाओं का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में भी जो कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है वो ओम शिव हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकता है। और विद्यालय को हर तरह की जो सुविधा है, विद्यालय में बच्चों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब। और इस तरह से होगी विद्यालय में पढ़ाई। तो बच्चों, आप अपना एडमिशन जितना जल्दी हो उतना जल्दी कंफर्म करवा ले। हमारा पाठ नंबर 2 है, नए राजा और उनके राज्य। तो बच्चों, इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं अपन। पहला पाठ अपन ने अच्छे तरीके से देख लिया था। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। मानचित्र 1 है, 7वीं सदी से 12वीं सदी के प्रमुख जो राजवंश उनके बारे में बताया गया है। तो ये अपना वर्तमान इंडिया है। देखो, तो मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहानों, चहमानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन सभी राज्यों को पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण रहा था? तो देखो, ये जम्मू कश्मीर है, मानसून की अरब, ये इधर गुजरात आता है। प्राचीन भारत का ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत आ गया, नेपाल आ गया। इस तरह का प्राचीन भारत था। हिंद महासागरीय नीचे श्रीलंका आ गया। तो नए राजवंशों का उदय के अंदर देखो क्या हुआ। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी होता था, उसको महामंडलेश्वर कहते थे, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे, और कभी कभी क्या है कि वह अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। दक्कन के जो राष्ट्रकूट राजा थे, शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। 8वीं सदी के अंदर एक राष्ट्रकूट राजवंश का प्रधान था दंतिदुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता थी, उसको स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए शैल्य कौशल का इस्तेमाल किया। कुछ उद्यमी थे जो काम करने वाले थे, उन्होंने कहा राजशाही कायम करने के लिए सैन्य
कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदबम, मयूर, सरपण और गुजर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इन्होंने क्या अपना जो परंपरागत पैसा था, काम करने का तरीका, उसको छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में ऐसे राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए गए और इस तरह के राज्य थे वो कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन किस तरह का था? इन नए राजाओं में ऐसे कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। नए राजवंशों के जो राजा हुए उन्होंने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ये थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर देखो, चित्र 1 में एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया भगवान विष्णु को इस चित्र के अंदर। राष्ट्रकूट की आकृति, क्या आपके विचार में इस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? नए राजा और उनके राज्य। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। और ये जो सभी उत्पादक थे, उत्पादन करने वाले किसान है, पशुपालक है, कारीगर है, ये संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर मनाया जाता था उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए या देने के लिए। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। कभी कभी ये जो हिस्सा था इसको लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था और राजस्व था मतलब जो कर था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, कितने कर? 400 कर, 400 प्रकार के कर थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेटी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। वेटी कर था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमा यानी कि भू राजस्व है। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूरिया ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारंपरिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि करों का उल्लेख है। क्या जिनमें कोई कर वसूल ले जाते हैं? यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। इस तरह के करों का वसूल किया जाता। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। राजा के निकटतम जो व्यक्ति होते थे उनको सेना में रखा जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शायद खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन की मदद करते थे। इसके अंदर नागभट्ट की उपलब्धियाँ है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्य कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रव्यूह को विजित किया। उन्होंने वर्ग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए। आपके विचार में ऐसे दावे उन्हें
उन्होंने क्यों किए होंगे। लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पात्रों पर उल्लेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहाँ एक चित्र दिखाया गया, इस चित्र को देखते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा है। वह ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हुए हैं उन पर राष्ट्र मोहर लगी हुई है जो बताते हैं कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो बच्चों, आज हमने इतना पार्ट देखा। इसके बाद में जो नया बाकी का पार्ट है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। ओम सिंह हिंदी विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों।